प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम कक्षा 8 विज्ञान में कोयला और पेट्रोलियम पाठ 3 कार्य पुस्तिका में इनके प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, आपके घर में किन किन कार्यों में ईंधन का उपयोग होता है? कोई 5 कार्य लिखो। तो ये इसके आंसर हैं। खाना बनाने में, विद्युत उपकरणों को चलाने में, अंगीठी जलाने में, स्टोव जलाने में, जनरेटर चलाने में, सौर पैनल, सौर ऊर्जा, इन चीज़ों में ईंधन का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, इन कार्यों में कौन कौन से ईंधन का प्रयोग होता है? कोयला, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सौर ऊर्जा, मिट्टी का तेल, इनका ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, इन पदार्थों को आप ईंधन क्यों कह रहे हैं? कारण लिखो। इन पदार्थों का ईंधन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, कुछ पदार्थों के नाम लिखो जो ज्वलनशील तो हैं किंतु ईंधन नहीं है। कागज़ और कपड़े, ये ज्वलनशील हैं, आग पकड़ लेते हैं, परंतु ये ईंधन के रूप में उपयोग नहीं होते। आगे है, घरों में चूल्हे व या अंगीठी पर खाना बनाया जाता है जिसके लिए लकड़ी या कोयले की ज़रूरत होती है। यह लकड़ी या कोयला ईंधन है। आजकल घरों में खाना पकाने में विद्युत ओवन का प्रयोग किया जाता है जिसके चलाने में विद्युत की ज़रूरत होती है। क्या विद्युत भी एक ईंधन है? कारण सहित उत्तर दो। हाँ, क्योंकि इसको उत्पन्न करने के लिए कोयला, पेट्रोल, डीजल और सौर ऊर्जा इत्यादि का उपयोग होता है। जैसे हीटर पर खाना पकाना, तो इन चीज़ों से विद्युत तैयार होती है और विद्युत से ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न है, अपने अध्यापक एवं साथियों से चर्चा करके कुछ ऐसे पदार्थों के नाम लिखिए जो ईंधन तो नहीं है लेकिन ऊर्जा के स्रोत हैं। भोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों ऊर्जा देते हैं लेकिन ये ईंधन नहीं है। प्रश्न नंबर 2, निम्न को समाप्त होने वाले संसाधन व कभी समाप्त न होने वाले संसाधन में बांटो। ये दिए हैं, इनको बांटना है हमें। तो कभी समाप्त न होने वाले संसाधन हैं वायु, सूर्य का प्रकाश, इनमें से वायु और सूर्य का प्रकाश। जल, समाप्त होने वाले संसाधन हैं इनमें से वन, खनिज जल, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये समाप्त होने वाले संसाधन हैं, ये सीमित मात्रा में है। अगला प्रश्न है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जीवाश्मी ईंधन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका निर्माण सजीव प्राणियों और पेड़ पौधों के मृत अवशेषों, जीवाश्मों से होता है, इसलिए इनको जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, कोयला तथा पेट्रोलियम को बनने में क्या समानता है? ये कोयला और पेट्रोलियम है, इन दोनों को बनने में क्या समानता है, इसका आंसर देना है। कोयला और पेट्रोलियम दोनों ही जीवों के मृत अवशेषों से बनते हैं, दोनों ही ईंधन है। इनको बनने में उच्च ताप और दाब की आवश्यकता होती है, ये इनकी समानता है। निम्नलिखित का मिलान करो। तो इसमें आप ये ऊपर देख सकते हैं, इस्पात ईंधन, पेंट, कोल तार, कोयला गैस, सुगंध, संश्लेषित रंग, धातु निष्कर्षण। इस तरीके से जो आपको एरो के निशान लगाए गए हैं, ये इनका मिलान है, आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, तुमने कभी सड़क निर्माण का कार्य होते हुए देखा होगा, इसमें काम में लिया जाने वाला काला पदार्थ क्या है? तो सड़क कार्य निर्माण में जो पदार्थ उपयुक्त होता है उसका नाम है कोल तार। क्या इस पदार्थ के स्थान पर किसी और पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है? यदि हाँ तो कौन सा किया जा सकता है? हाँ, बिटुमिन का। अगला प्रश्न है, तुमने कोयले के चलने वाले भाप के इंजन के अवश्य देखे होंगे, यदि नहीं तो रेल संग्रहालय या किसी लोको शेड में जाकर इनका अवलोकन करो और पता करो कि यह कैसे चलते थे। रेल के इंजन में कोयला जलाकर भाप चैम्बर में भाप उत्पन्न की जाती थी। जलते हुए कोयले से गर्म गैस बॉयलर की बगल से गुजरती हुई नलिकाओं से पानी को गर्म किया जाता है जिससे भाप बनती है और इंजन को चलाया जाता है। ये इसका आंसर है, प्रश्न नंबर 6 का। अगला प्रश्न है, आजकल इनका प्रयोग बंद
क्यों कर दिया गया? कोयले की कमी है, कोयले के दहन से प्रदूषण होता है और इस प्रदूषण को रोकने के लिए इनका उपयोग बंद कर दिया गया। कोयला और कहाँ कहाँ उपयोग में लाया जाता है, लिखो। घरों में, विद्युत उत्पन्न करने में, तापीय विद्युत घर में, रेलगाड़ी चलाने में, जो भाप के इंजन होते हैं इनमें कोयले का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम को साफ करके उसको विभिन्न संगठन घटकों में बांटना क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर है क्योंकि सभी अवयवों के क्वथनांक अलग अलग होते हैं। यदि इन्हें अलग अलग नहीं बांटोगे तो ये मिश्रित हो जाएंगे और इनसे मिलने वाले लाभों से हम वंचित रह जाएंगे। तो ये इसका आंसर है। अब अगला है, निम्नलिखित रेखा चित्र को पूरा कीजिए। आप ये रेखा चित्र देखिए और इसमें कुछ नाम आपको अंकित किए हुए हैं, कुछ ब्लैंक हैं। तो इनमें ब्लैंक होने वाले स्थानों पर ये आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आपको पूरा करना है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम के उपरोक्त संघटकों के उपयोग लिखिए। इनके उपयोग लिखने हैं। अब द्रवित पेट्रोलियम गैस है वो घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग होती है। पेट्रोल है मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में इसका उपयोग होता है। मिट्टी का तेल है स्टोव में, लैंप में और जेट वायुयान में ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है। डीजल है भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्रों में इसका ईंधन के रूप में उपयोग होता है। बिटुमेन है पेंट एवं सड़क निर्माण में इनका उपयोग होता है। स्नेह तेल है वो स्नेह के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सीएनजी क्या है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? सीएनजी की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस को उच्च ताप पर संपीड़ित करने से सीएनजी बनती है और इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन एवं वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। ये इसका आंसर है। आजकल सीएनजी का प्रचलन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी व स्वच्छ ईंधन है। इसे घरों और कारखानों में पाइपों द्वारा सीधे ही पहुंचाया जा सकता है और ये प्रदूषण नहीं करती, नहीं फैलाती, इसलिए सीएनजी का प्रचलन बढ़ रहा है। ईंधन के उपयोग के अतिरिक्त प्राकृतिक गैस और किस काम आती है? तो ये इसका उत्तर है, रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में, विद्युत उत्पादन में और कुकिंग में प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है। जीवाश्म ईंधनों जैसे पेट्रोलियम व कोयले का कम से कम प्रयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि ये जीवाश्म ईंधन है, मृत जीवों के ईंधन में बदलने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि से इनकी खपत बढ़ रही है और इनके भंडार सीमित हैं। इनसे प्रदूषण बढ़ता है, अतः इनका कम से कम प्रयोग करना चाहिए। एक बार समाप्त हो गए तो इन्हें पुनः प्राप्त करना काफ़ी कठिन है, क्योंकि इनको बनने की प्रक्रिया जटिल है। तो ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि आप ऊर्जा मंत्री होते तो कोयले व पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाते? किन्हीं 3 का उल्लेख करो। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं, नंबर 1, वैकल्पिक ईंधनों के उपयोग को बढ़ावा, सौर ऊर्जा और कम से कम इनका उपयोग। तीसरा, बिजली की बचत को बढ़ावा देना। चौथा, इनमें बने पदार्थों का कम उपयोग। इस तरीके से हम यदि ऊर्जा मंत्री होते तो इनके संरक्षण के लिए कदम उठा सकते थे। शुष्क धुलाई, ड्राई क्लीन। घरों में कपड़े धोने में पानी के साथ साबुन या सर्फ का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कपड़ों पर लगी गंदगी मैल साफ हो जाता है। ड्राई क्लीन या शुष्क धुलाई में कपड़ों को पानी की बजाय पेट्रोलियम ईथर में भिगोया जाता है, जिससे कपड़ों पर जमी मैल अलग हो जाती है और कपड़े साफ हो जाते हैं। इसके बाद उन्हें सुखा दिया जाता है, जिससे पेट्रोलियम ईथर उड़ जाता है। अब ये इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कपड़ों की शुष्क धुलाई का क्या अर्थ है? तो कपड़ों की शुष्क धुलाई का अर्थ है कि कपड़ों की धुलाई बिना पानी के करना, पानी की बजाय किसी अन्य रासायनिक विलयन का उपयोग करना। तो उससे बिना पानी के कपड़ों की धुलाई होती है, उसे शुष्क धुलाई कहते हैं। कपड़ों की शुष्क धुलाई व सामान्य धुलाई में क्या अंतर है? शुष्क धुलाई में कपड़ों को पेट्रोलियम ईंधन में भिगोया जाता है। सामान्य धुलाई में जल का उपयोग साबुन व सर्फ आदि के साथ किया जाता है। तो ये इनमें अंतर है, आप ऐसे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि प्रकृति में कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इत्यादि ईंधन समाप्त हो जाए तो
जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अपने साथियों से चर्चा कीजिए। तो निम्नलिखित प्रभाव पड़ेंगे। गाड़ियाँ नहीं चलाई जा सकेंगी, बिजली नहीं बनेगी, कारखानों में ईंधन की कमी होगी, भारी वाहन और जनरेटर नहीं चला सकेंगे, उपयोगी पदार्थों की कमी होगी। तो कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये ईंधन समाप्त हो गए तो इस प्रकार का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा। अगला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करो। कपड़ों की शुष्क धुलाई में निम्न में से कौन सा पदार्थ इस्तेमाल होता है? तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें सही आंसर है पेट्रोलियम ईंधन घ। निम्न में से काला सोना भी कहा जाता है। अब ये 4 ऑप्शन है, इनमें से इसका सही आंसर है पेट्रोलियम ख। निम्न में से कोल तार की प्राप्ति होती है। तो ये इसके 4 ऑप्शन है, इसमें सही आंसर है कोयला घ। हम और हमारे वैज्ञानिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में अन्य विकल्पों की खोज कर रहे हैं। इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई? अपने शिक्षक से चर्चा करके देखो। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि कोयला और पेट्रोलियम की खपत बढ़ रही है और इनके भंडारण सीमित हैं, जिस कारण ये जल्दी से समाप्त हो जाएंगे। इससे प्रदूषण भी होता है, जिससे विश्व उष्णन का खतरा बढ़ रहा है। इसलिए हम और हमारे वैज्ञानिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में अन्य विकल्पों की खोज कर रहे हैं। क्या ऊर्जा का कोई भी स्रोत प्रदूषण रहित हो सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? नहीं, ऊर्जा के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार का प्रदूषण होता है। ये इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 16, हाइड्रोजन का इस्तेमाल रॉकेट ईंधन के रूप में होता है। क्या तुम इसे सीएनजी की तुलना में स्वच्छ ईंधन कहोगे? कारण सहित लिखो। ये स्वच्छ ईंधन है क्योंकि इसके दहन में CO2 उत्पन्न नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका अर्थ पूर्ण दहन होता है। ये पूर्ण रूप से दहन हो जाती है, जबकि सीएनजी जलने पर गैस इस प्रकार की प्रदूषण होते हैं, उत्पन्न होती है। जीवाश्मीय ईंधन एवं सूर्य की ऊर्जा के स्रोत के रूप में निम्न बिंदुओं के अंतर्गत तुलना कीजिए। अब ये क्रम संख्या, स्रोत, जीवाश्म ईंधन और सूर्य ये दे रखे हैं। तो इनमें आप इस तरीके से ये 5 दिए हुए हैं, इनके जीवाश्म ईंधन और सूर्य, इनके बारे में आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको ये हल करना है। अगला प्रश्न है, जहाँ तक संभव हो सभी को वाहन को नियत एवं निश्चित गति से चलाना चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है? समझाओ। तो इसका आंसर है, ऐसा इसलिए कहा जाता है कि यदि वाहन नियत एवं निश्चित गति से चलेगा तो पेट्रोल और डीजल की बचत होगी और अपनी सुरक्षा भी होगी और प्रदूषण भी नहीं होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से इस पाठ के कार्य पुस्तिका में आपको हल करने हैं ये सारे प्रश्न, और आप करिए और इनको याद करिए। अगली वीडियो में नए पाठ के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।